आप देख रहे हैं रेड लाइन इलेक्शन स्पेशल। ये इंतखाबात आवाम के बारे में, ये इंतखाबात पार्लिमान के बारे में, ये इंतखाबात जमहूरियत के बारे में है, ये इंतखाबात ताकत में आने के लिए हैं, ये इंतखाबात नवाज शरीफ के बारे में है, सियासी जमातों के बारे में है। लेकिन सबसे बढ़कर ये इंतखाबात इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बारे में है। इन दोनों का बड़ा रोमांस था, अब रोमांस ख़त्म हो गया, अलहदगी हो गई, तलाक हो गई और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नबरदाज़मा आपको नज़र आ रहे हैं। इस रोमांस का आगाज़ कैसे हुआ और इसका अंजाम कैसे होगा, ये तय करना है इन इंतखाबात ने। तो आगाज़ के लिए हम आपको लिए चलते हैं सलमान साहब के पास। सलमान मसूद सहाफ़ी और मुसन्निफ़ हैं, द नेशन के एडिटर हैं और हालिया किताब जिसकी अभी रूनुमाई होना बाकी है उन्होंने लिखी उन तमाम मामलात के ऊपर जो आज के प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं। तो सलमान साहब से पूछते हैं कि इस तमाम मामले का आगाज़ कैसे हुआ। आगाज़ करते हैं फॉलिंग आउट से पहले का। ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये जो पीटीआई का प्रोजेक्ट था, आपने इसके अंदर मेंशन किया हुआ, रिकॉल तो करें, स्टार्ट कैसे हुआ? हाँ, कि देखिए इमरान जो है ही हैज़ बीन ऑन द पॉलिटिकल सीन आई थिंक सिंस 1996-97 से, लेकिन ही वाज ऑलवेज ऑन द साइड लाइन्स। लेकिन इसको जो प्रॉपर पुश मिला फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट वो 2011 से आई थिंक देयर वाज अ थिंकिंग इन द इस्टेब्लिशमेंट कि हमने इमरान को सपोर्ट करना है बिकॉज ही वाज टैपिंग इनटू दिस होल पॉपुलैरिटी और टू डिसग्रंटलमेंट थी विद द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और जिस तरह से थिंग्स वर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, जो कंट्री में डेवलपमेंट थी, प्रोग्रेस थी। और 2014 में इसको बहुत ज़्यादा पुश मिला व्हेन धरना स्टार्टेड। जी। और लेकिन ये उस टाइम पे भी इमरान जब इलेक्शंस हुए 2013 ही कुड नॉट रियली स्वीप, ऑल्दो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि एक स्वीप होगा। वोट ज़्यादा लिए थे लेकिन सीट्स जो सीट्स ही कम थी। और जो फिर रियल पुश ऑफ कोर्स 2017 में फिर इसको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पुश मिला। नवाज शरीफ वाज आउस्टेड थ्रू पैनमा पेपर्स में। और 2018 में फिर ये सारा जो है एस्टैब्लिशमेंट उस टाइम की जो थी रियली वेंट ऑल इन टू सपोर्ट हिम और वो अनप्रेसिडेंटेड था। ये जो आपने इसमें भी रिकॉल किया है, दिलचस्प बात यह है कि पहले भी लीडर बनाए जाते रहे हैं लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स नहीं बनाए जाते, दूसरों के लिए स्पेस छोड़ी। इस मरतबा जो मैंने आपकी किताब से पढ़ते हुए ये महसूस किया कि इमरान खान को लाने के लिए जो कोशिश थी उसका एक अंसर ये भी था, एलिमेंट ये भी था, किसी दूसरे को छोड़ना नहीं। हाँ या और शुरू में तो उस टाइम ये बात होती थी कुछ पॉलिटिशियन से हुआ इन द नो, वो कहते थे कि -3 -4 नहीं है, इट्स एक्चुअली -11, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर को भी आउट करना है और जो सेकंड टीयर है, थर्ड टीयर है पॉलिटिशियंस का, उसको भी आउट करना है जस्ट टू ब्रिंग इन इमरान। जो माजी में जो डिटेल्स आपने इसके अंदर डाली या आपके आर्टिकल्स के अंदर से जो हम देखते हैं उसमें वाज़ेह है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई। कोई ख़ास एरिया में इन्वेस्टमेंट की गई थी इमरान को लाने के लिए? जिस तरह आपने कहा कि नॉन कमोडिटी है, पार्टी भी बनी हुई है, सारे उसको जानते भी हैं, चंदा भी लोग उसको देते रहे हैं, तो उसको इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी मौजूद था, उसको सिर्फ ओन करने की ज़रूरत थी, नर्चर करने की ज़रूरत थी। लेकिन किस किस जगह पर इन्वेस्ट करके इमरान को उस लेवल पर पहुँचाया गया जहाँ पर वो पहुँचा? एक तो ये जितने जो हमारे इलेक्टिवल्स हैं उनको एक बड़ी पुश दी गई कि दे हैड टू जॉइन इमरान। और इमरान यूज्ड टू से कि मैं तो इलेक्टिवल्स के बगैर आऊँगा, लेकिन बाय द टाइम 2017-18 हैपेंड ही वाज रियली बैंकिंग ऑन देम। फिर मीडिया पे बहुत ज़्यादा काम किया गया कि मीडिया में तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की गई ना कि जो है कि जो नैरेटिव है इसको बिल्कुल हैमर इन करें कि इमरान इज़ गोइंग टू बेसिकली चेंज द फॉर्चून ऑफ द कंट्री। तो एक तो पॉलिटिक्स में तो शुरू से ही होता है, लेकिन मीडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की गई और आयरॉनिकली वो जो इन्वेस्टमेंट की गई थी वो सारी जो है बैकफायर कर गई। अब इतने इवन विद इन इंस्टीट्यूशन भी देखें कितने रोग एलिमेंट्स हैं जो कि आजकल ऐसी बातें करें जो कि अनइमेजिनेबल थी। तो वो जो है इन्वेस्टमेंट के दो ये प्रॉन्ग्स थे, फ्रॉम पॉलिटिकल एंड मीडिया। इंतखाबात क्या कोई टेस्ट केस बन सकते हैं इस टाइटल को हतमी तौर पर एंडोर्स करने के लिए कि फॉल आउट इज ऑल आउट, या इज ही गोइंग टू प्ले अनदर इनिंग्स? एस्टैब्लिशमेंट के पास बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अभी भी लोग समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि इमरान खान को हतमी तौर पर अब रूल आउट हमें नहीं करना चाहिए। व्हाट्स योर सेंस? हाँ, ये मेरे ख्याल में ये बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हैं और 2018 से बड़े डिफरेंट हैं क्योंकि उस टाइम पे एज अ सेड कि एक पॉपुलर लीडर को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट थी एंड दे वर ब्रिंगिंग हिम इन। इस टाइम भी ये हो गया कि वो बोथ आर नाउ इन अ कन्फ्रंटेशनल पोजीशन। तो और उसमें ना इनका डायलॉग भी उस तरह से बड़ा मुश्किल लगता है आफ्टर स्पेशली May 9, क्योंकि May 9 मेरे ख्याल में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, क्योंकि उसमें
द वे द इंस्टीट्यूशन वाज अटैक्ड, तो उसमें आर्मी के अंदर भी बड़ी उसके बारे में एक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर इन द आर्मी। और अब ये कि इमरान उसमें भी कि पार्टी जो है वो भी उसमें अगेन फ्लिप फ्लॉप करती है, कभी कहते हमने किया, कभी कहते हमने नहीं किया। तो हाउ डज दैट ट्रांसलेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, देखेंगे कैसे होता है। सलमान ने हमें बताया कि मीडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, तो उस वक्त मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया गया। हम चलते हैं आसमा शिराजी के पास, सहाफ़ी एंकर आज न्यूज़, और उनसे पूछते हैं कि उन दिनों में मीडिया मैनूवर क्या किया गया था। आपने बीबीसी में आर्टिकल लिखा जिसमें आपने कीबोर्ड वॉरियर्स और इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया। ज़रा इमरान खान की मोहब्बत की दास्तान इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उसके बाद नफ़रतों में बदलती हुई दास्तान, फिर नौबत अलहदगी तक आई, फिर तलाक तक आई, फिर लड़ाई तक आ गई, इसमें मीडिया के रोल को आप कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मीडिया का जो रोल है वो इसमें पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा नहीं था। मीडिया इसके अंदर जो है वो एक सफ़े की हुकूमत के ऊपर मोस्ट ऑफ द मीडिया जो है वो उनके पार्ट पे रहा। लेकिन ये जो लव अफेयर था इस्टेब्लिशमेंट का तहरीक इंसाफ के साथ, ये बहुत पुराना था, ये नया नहीं था। और ये 11 साल एक ढाई पूरी जो है इन्वेस्टमेंट की, वो पूरी की पूरी थी। उसमें किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से इनको बनाना है, किस तरह से खड़ा करना है। इमेज मुशर्रफ की बड़ी कुर्बत थी इनके साथ जी, और मरहूम हमीद गुल जो हैं वो इमरान खान को बाकायदा उनके लिए आर्टिकल लिखवाया करते थे और छपते होते थे। वो उनके साथ थे, मतलब जिस दिन पार्टी भी बनी तो मेरा ख्याल है कि वो ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन मसला ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद मीडिया के हाथ में आखिर में क्या आया? आखिर में ये आया कि सुनने को मिला कि हम टक्कर के लोग हैं, सुनने में आया कि हमें ये सब कुछ बताया गया था, सुनने में आया कि हमें ये सब कुछ सिखाया गया था, लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि ये तो यू टर्न है। ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ। ये कीबोर्ड वॉरियर्स जो बनाए गए थे ताकि एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जाए जहाँ पे डायलॉग ना हो, जहाँ मोनोलॉग हो, मुकालमा ख़त्म हो जाए, सवाल ख़त्म हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ वो हो जिस तरह से फिस्तायत में या बादशाहत के अंदर होता है। तो असल में एक ऐसी जागीर, एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश की गई जिसमें कि एक पहला दाखिल होने वाला शख्स जो है उसको बादशाह बना दिया गया और बाकियों को कहा गया कि आप सिर्फ तालीम। अगर ये मीडिया का रोल ना होता तो ये जो तशहीर हुई PTI की, तो क्या ये इमेज बन पाता, या आपके ख्याल में जिन्होंने ये काम करवाना था उन्होंने करवा ही लेना था? परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि इनकलाब आ जाएगा, परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि तब्दीली आएगी, परसेप्शन ये दिया गया कि तीसरी क़ुव्वत उभर रही है, परसेप्शन ये दिया गया कि ये नौजवानों की असल आवाज़ है। इस तरह की परसेप्शन जो है वो क्रिएट की गई। असल में एक सराब था, एक ख्वाब था जो कि दिखाया गया, एक सराब तराशा गया, एक बुत तराशा गया। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या? इवेंचुअली ये हुआ कि 3.5 साल के अंदर आपने देखा कि क्या क्या कुछ नहीं टूटा, और उसको तोड़ने में जिन्होंने बनाया था वो ख़ुद भी टूटना शुरू हो गए। जब वो ख़ुद टूटना शुरू हुए तो फिर उनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमारी जो डोमेन थी उसमें कहीं और से ताकत जो है वो दर आई है। उस ताकत को, असल में ये दो ताकतों का मुकाबला था। असल में ये आमरीत और फिस्तायत का मुकाबला था। जमहूरियत तो कहीं ना थी ना है, और शायद पता नहीं आगे भी होगी कि नहीं होगी। जो स्पेस थी वो सारी ख़त्म कर दी गई, उसको एक शख्स के लिए बनाया गया और आखिर में जिन्होंने बनाया था उनके लिए भी स्पेस नहीं बची। इस फेज़ को किस तरह देखती हैं अब, जब ये सब कुछ हो चुका, टूट फूट हो चुकी, दूरियां हो चुकी, नफ़रतें गहरी हो गई, इस फेज़ को मीडिया के ज़ाविये से कैसा देखें? देखिए, एक ऐसा रोबोट जो कि तश्कील दिया गया था जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स फीड किए गए थे। फिर जब वो रोबोट जो है वो प्रोग्राम भुला के आगे निकल गया और उसने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी, तो उस साइंटिस्ट, जो फिल्म देखी होगी आपने, कि साइंसदान जो है वो बिल्कुल शीशे के कमरे में अपने आप को महदूद कर लेता है और वहाँ से वो ऑपरेट करने की कोशिश करता है। इस वक्त हमारी हालत वो है। ये पूरा निज़ाम, ये सिस्टम, ये इस्टेब्लिशमेंट वो एक शीशे के बंद कमरे में बैठ गई है और वहाँ से वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो बग़ैर हथियारों के लड़ रही है। लेकिन जो दूसरी तरफ है उसके पास हथियार है, उसके पास ताकत है, उसके पास जो है वो एक जो शराब था, उस शराब से निकल के रियलिटी में आके वो चीज़ों की तोड़ फोड़ करना जानता है, क्योंकि उसका स्टेक पे सिवाय तबाही के कुछ नहीं है। उसने बनाना नहीं है, ताबीर नहीं है, तखरीब है। मैं बात कर रही हूँ उन तमाम जहनों की जो कि तैयार किए गए थे, वो तमाम जो पूरा सिस्टम जो कि तैयार किया गया था उसने खुद तोड़ना शुरू कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें से निकलना कैसे, इसमें से निकलना अनडू किया जा रहा है ना सारे सिस्टम को, कि ठीक है अब हम किसी
किसी तरीके से जो है इसको कंट्रोल कर लें, डैमेज कंट्रोल करें और बाकी चीज़ें। इसको सिर्फ एक तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि आप सही मानों में कानून का इस्तेमाल करें और आइन के अंदर रहते हुए हमें वो मैक्सिमम रियासत को इक़दाम करने चाहिए जिससे कि ये जो ढांचा खड़ा है कम से कम ये बचा रहा है। उसके अंदर बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई, मईशत ख़त्म हो गई, सियासत ख़त्म हो गई, समाज ख़त्म हो गया, अक़दार ख़त्म हो गई, अखलाक ख़त्म हो गया। बहुत कुछ करना है, वक्त नहीं है इतना जिसमें कि सब कुछ करना है। तो रियासत को अब कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां जो हैं अभी भी ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। अगर एक कदम अब बढ़ाया जाए तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाएगा। इलेक्शंस कितने अहम हैं इस सही समत में कदम बढ़ाने के लिए? मेरा ख्याल है इलेक्शन ही बहुत अहम है इस सही समत में जाने के लिए। इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है, जिस तरह का भी इलेक्शन है। और देखिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। एक तो परसेप्शन बहुत तेज़ी के साथ ये क्रिएट किया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जमात है जो कि क्लीन स्वीप करेगी। इसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। 2018 में इमरान खान साहब इतने ही पॉपुलर थे लेकिन आखिर में उनके लिए RTS बिठाना पड़ा। इसका मतलब है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनको अपना राइट इस्तेमाल करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो स्पेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वैक्यूम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोग स्पेस खाली छोड़ रहे हैं। इस वक्त तक सिर्फ एक ताकत है जो कि नज़र आती है आपको, वो मीडिया और सोशल मीडिया और दीगर बातें। अगर आप मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे वो दे आर स्टिल रेलेवेंट। लेकिन दोनों के दरमियान मोहब्बत बहुत थी और इस हद तक गहरी मोहब्बत थी कि रोशनी और हवा दोनों के दरमियान में से नहीं निकलती थी। आमिर इलियास राना हमें बता रहे हैं कि आखिर दोनों के दरमियान क्या ऐसा मामला हुआ कि अलहदगी हो गई। वो लाड प्यार से एक लीडर बना के लाए थे और बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मिसाक जमहूरियत ने उनको सोचने पे मजबूर किया कि हमें एक तीसरा लीडर चाहिए होगा जो इन दोनों को कंट्रोल कर सके। और फिर आप आ जाएं जी एकदम कि जी वो वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन बीच में क्या हो रहा था, जो आजकल जिस पे बात हो रही है कि मैंने असद उमर से पूछा, मैं कि यार तुम्हारे लोग फाइनल है हर जगह पे, टिकट क्यों नहीं दे रहे? उसने मुझे अपना मोबाइल दिखाया, ब्लैकबेरी था उस वक्त शायद उसके पास। उसने कहा ये खान के मैसेजेस हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना शाह महमूद जवाब देता है ना जहांगीर तरीन देता है। मेरे जहन में नहीं थी ये बात जो अब हम करने लगे हैं कि असद उमर वाकई इनोसेंटली वो मैसेज उसने मुझे पढ़ाए कि आप टिकट फैसले करें ताकि हम इलेक्शन में जाएं। तो वो तो उस वक्त महकमा ज़राअत साउथ पंजाब में काम कर रहा था, वो लोगों की वफादारियाँ बदलवा रहा था। फिर वो वीगो डालों में जहांगीर तरीन के घर आ रहे थे, फिर वो V8 में बैठते थे और फिर वो बनी गाला जाके मफलर पहनते थे। तो ये बात सब लोग भूल जाते हैं, हमारी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है कि शायद जमहूरियत सिर्फ इस दफ़ा ही पैदा हुई है। ये बना के दी गई और लाड प्यार से एक ऐसी पार्टी को ज़ीरो किया गया जो इन ये सारे हालात के बावजूद, जिसने स्टेट पे बहरहाल हमला नहीं किया था, वो इलेक्शन जीत गई। RTS बिठाया, पंजाब वो जीत गए, उनको घरों पे बिठाया कि आप इनका कोई आज़ाद MPA पंजाब में शामिल नहीं होगा, वरना हुकूमत तो नहीं की थी। तो ज़ाहरन तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वो तीनों की तस्वीरें भी चलती रहती होती थी, जनरल कियानी के साथ भी इमरान खान की मुलाकातें होती रहती थी। राहिल शरीफ को वो कहते थे कि जी मेरे से भी ज़्यादा मकबूल आदमी, यानी इमरान खान के मुंह से निकला कि उससे भी ज़्यादा मकबूल हो सकता है, ये तो बड़ी अनहोनी है। तो वो सारे काम होते रहे, तो ब्रेक कहाँ पे है? जब आपको पता है वो सैल्यूट GHQ में डाले गए थे, आर्मी चीफ ने विज़िट करवाया इमरान खान का, तो मुझे वो हमारे सोहेल चौधरी रिपोर्टर थे, वो चले गए, अब कनाडा चले गए हैं। वो PTI को बड़ा अच्छा, और आज़म खान का नाम उन्होंने मुझे इलेक्शन के साथ ही बता दिया था कि जी ये वाहिद अफसर है जो इमरान खान के साथ नथिया गली में होता है, तो यही प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। तो मैंने कहा क्या? कहता जी आपको बताऊं, GHQ में 2 दिन मीटिंग हुई है कि खान को पेश क्या करना है, खाना क्या खिलाना है। तो अब ये उसने बताई कि जी वो लेग पीसेस की एक थाल थी मुर्गी के, जो खान साहब को वहाँ पे खिलाई गई। मतलब इतना प्यार था उनके साथ कि मेन्यू भी कि भी क्या होना चाहिए, डिस्कशन हुई थी, इस हद तक प्यार से लाए थे। अब जब लेके आए और फिर एक दफ़ा ये भी हुआ कि खान साहब नहीं मानते थे बातें, फिर ये जो आजकल चल रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर अपनी बेगम की बात तो मानते थे। वो तो हमें आज के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि जो बात करनी है घर जाके कर लेना, तो वो उनके ज़रिए उनको कहलवाई जाती थी। अब उनका पीर कौन था, अभी ये जिक्र आ रहा है ना, तो वो मैसेज इनको बताया जाता था कि सुबह आपने ये काम करना है, कि ये अड़ जाते थे तो फिर वहाँ से उसको क्लियर कराया जाता था। ठीक।
अब चाहे वो 6 घंटे के लिए वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आते थे, क्योंकि उस वक्त तो वो पहले तो ये कह के आ रहे थे ना कि मुझे अगर कोई कहेगा तो मैं घर छुट्टी कर दूँगा। कहीं उनका अड़ियलपन, ज़ाहिर है अक्खड़पन भी था, और एक फ़ैन क्लब, और सारी ज़िंदगी उनकी बातें मानी गई, तो कहीं स्टेट क्राफ्ट तो था ना आखिर। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, जनरल बाजवा पैसे लेके आ रहे हैं और आप उनको भी ऐसे करके बैठ जाएंगे, तो कोई अदब अदाब तो होगा ना कि मैं और ये बेअदबियां जो है इसकी वजह से हुआ या कुछ और? मेरा ख्याल है कि सब जगह से मैसेजेस आने लग गए ना कि जो ये जाके कर रहे हैं इंटरनेशनली, जो कुछ वो आपको पता है ना, एक टर्म हुई थी कि मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसने जो कुछ इनको लेके दिया, बेबाक पैसे लेके दिए, लेकिन वो ऊपर से पैसे आ रहे थे, नीचे से छलनी हो रही थी। नीचे असद उमर बैठे थे, फिर हफीज़ शेख आ गए, तो यूनुस डागा आजकल मिनिस्टर हैं, वो सेक्रेटरी फाइनेंस थे। जब असद उमर और उनको हुआ ना, तो मैंने उनसे पूछा था उस वक्त कि ये IMF का मुआहदा क्या है। उन्होंने कहा जी IMF का क्या मुआहदा होना है, ये IMF टू IMF डायलॉग हो रहा है इस वक्त। बाकर साहब स्टेट बैंक में बैठ गए थे आके। अब आगे सारी चीज़ें आ रही हैं ना कि फवाद हसन साहब ने भी कहा कि जो चीज़ कभी भी कहीं नहीं बताई जानी थी वो डायरेक्ट जा रही है स्टेट बैंक से। हाँ, खान ने वो किया IMF वाला तोड़ के जो हम भुगत रहे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट IMF के मुआहदे पर भी साथ थी। बाकर ना आते अगर इस्टेब्लिशमेंट ना चाहती, तो हमें तो ये पिंडी से बार बार बताया जाता था कि इमरान खान जो है वो 10 साल के लिए, तो वो मोहब्बत फिर क्या फ़र्जी थी, अफसानवी थी, वो एक ढोंग था, ढकोसला था, अंदर खाने दीमक जो है चाट रहा था इस मोहब्बत को? क्या हो रहा? रमज़ान शरीफ में जो जनरल बाजवा ने एक सहरी तक मीटिंग जर्नलिस्टों के साथ रखी थी, वो उसकी मीटिंग के बाद मैंने वहाँ पे एक साहब से पूछा जो उनकी टीम में थे। उन्होंने कहा यार नई दुल्हन को भी कितना अर्सा तक ये कहा जाएगा कि आपने कुछ नहीं पकाना, आखिर किसी दिन तो कुछ पकाएंगे ना। तो अब हम पक गए हैं खुद, पका के खिला के। तो अब उस दिन उन्होंने पहली दफ़ा कुछ बातें की थी उस मीटिंग में, आपको याद होगा कि भाई कहीं आप भी तो कुछ करें ना। मतलब वो थे, जैसे उन्होंने कहा ना कि मुझे तो कहना पड़ता था कि वोट मुझे दिलवाओ, चाहे वो IMF के लिए फाइनेंस का बिल पास कराना है आपने, कोई चेंज करानी है चीज़ें, तो सब कुछ उन्होंने समझ लिया था कि ये इनकी ड्यूटी है कि मुझे तैयार करके सुबह सिक्योरिटी में हेलीकॉप्टर पे ला के पहुँचाएँ और वापस बिठा दें। तो वो तिनका कौन सा था जिसने कमर तोड़ दी ऊँट की? वो थी DG ISI की अपॉइंटमेंट। मुझे ये पता है कि जिस दिन DG ISI की ISPR ने प्रेस रिलीज इशू की, तो ये शायद एबटाबाद गए थे आर्मी चीफ जनरल बाजवा, और वापसी पे ये प्राइम मिनिस्टर से मिले। प्राइम मिनिस्टर से मिल के इनकी जो भी गुफ्तगू सब कुछ लोगों ने की, तो ये तय हो गया कि जी जनरल नदीम अंजुम वो घर आए। 4 जर्नलिस्ट उस वक्त ISPR में बैठे हुए थे, और जनरल इफ्तिखार बाबर DG ISPR थे। उनको फ़ोन आया कि जी मैंने क्लियरेंस ले लिया, आप इशू कर दें। उनको खाना वाना खिलाया हुआ था 2-4 घंटे से, कि उनको बताया गया था आज आपको खबर देंगे। तो उस दिन जनरल फैज़ हमीद का ट्रांसफ़र हुआ पेशावर, और उसके थोड़ी देर बाद राय से खबरें शुरू हुई कि ये तो डिसीजन नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल आखिरी था कि आर्मी चीफ के लिए ना ये हो गई थी कि ये इंसल्ट है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस खबर चलवा रहा है, भाई इन्हीं को कह देते कि कोई इसको ढूंढ लें। और फिर उन्होंने ज़राए से खबरें चलवाई कि ना सिर्फ हम इंटरव्यू करेंगे, हमने पैनल मांगा है, हम फिर फैसला करेंगे। फिर खबर रुकवाई जा रही थी कि बिल्कुल नहीं देनी, मालकान को जा रहे थे कि ये जाली खबर है, ये सच नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो प्रेस रिलीज इशू किया कि हमने इन लोगों को बुलाया, इंटरव्यू किया, और आज हमने नदीम अंजुम किया। मेरा ख्याल है उसके बाद इदारे ने यह तय कर लिया कि अब हमारी इनके साथ ये जितनी मोहब्बतें थी ये नहीं चल सकती, कि हमारे साथ मतलब वो पब्लिकली उन्होंने फील किया कि ये इंसल्ट है कि हम जो चीज़ कह रहे थे कि नहीं होनी वो भी हो रही है और बताई भी जा रही है। लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शायद अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। हालिया बयानात जो इमरान खान की तरफ से आए हैं इसको निगेट करते हैं। यासिर हकीम हमारे रिपोर्टर इमरान खान से मिले, उनकी कोर्ट की पेशियां भी उन्होंने देखी। उनका तज्जिया क्या कहता है कि इमरान खान इस वक्त किस मूड में है? जो आपकी मुलाकात हुई, बातचीत जो हुई, मुलाकात क्या उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या थी? उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी गुस्से वाली थी, और उसमें भी उनका गुस्सा, तकब्बुर, धमकी, ये सारी चीज़ें आया थीं, जिसमें वो बार बार जो पिंच कर रहे थे वो एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा को इस केस में बचाने की कोशिश की जा रही है, और 3-4 अहम लोग पाकिस्तान के इस सारी साजिश में शामिल हैं, जिनको बचाने और उनको छुपाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है, और मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। उनका ये भी कहना था कि
मुझे फंसाने के लिए एक लंदन प्लान बनाया गया था, जिसका मैं अपनी गवर्नमेंट ख़त्म होने से 10 महीने पहले से बार बार जो है वो बता रहा था आवाम को कि एक लंदन प्लान बनना, और उस लंदन प्लान में ये शामिल था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना है, उसके तमाम केसेस ख़त्म करने हैं। तमाम बातें जो हम जेल में जाने से पहले सुनते रहे हैं, मुसलसल वही बातें वो दोहरा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक फ़र्क ये आया कि उन्होंने 9 मई के साथ जोड़ा उसको। उन्होंने 9 मई को इस तरह जोड़ा कि 9 मई जो था ये लंदन प्लान एग्रीमेंट जो था उसका हिस्सा था, जो एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मिलकर पहले से तय किया हुआ था कि हमने 9 मई करवाना है जी। और उनका ये कहना था कि मुझे जानबूझकर ये 119 मिलियन पाउंड में के केस में पकड़ा गया ताकि रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन की सूरत में ये तमाम चीज़ें प्लान की गई थी, और इसी प्लान के तहत जो है वो मुझे पॉलिटिक्स से आउट किया जाएगा, मेरी पार्टी को कमज़ोर किया जाएगा, मेरे लोग तोड़े जाएंगे, मेरे कारकुनान। उनका ये कहना था कि यो 9 मई से अगले 48 घंटे थे जब मेरी गिरफ्तारी हुई, उन 48 घंटों में मेरे 10,000 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार किए गए। और जो लेकिन वो तो ये नहीं कहते रहे थे कि मेरे कारकुनान ने किया, मुझे क्या पता किसने किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे पता किसने किया। अब वो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया, और ये प्लानिंग का हिस्सा था। सारी की सारी प्लानिंग थी पीटीआई को कमज़ोर करने, पीटीआई को तोड़ने और मुझे पाकिस्तानी सियासत से निकालने के लिए। उस तमाम मीटिंग से आपने नतीजा क्या अखज़ किया कि करना क्या चाह रहे हैं? ये एक रद्द अमल है, एक फ्रस्ट्रेशन है, लाया अमल है, क्या है? मुझे उनकी फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ ये लगता है कि वो ऐसी बातें करके एस्टैब्लिशमेंट को इंगेज करने की या उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को मैं गवाहों में बुलाऊंगा, और उसके साथ साथ अमेरिकन एम्बेसी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस वक्त जब मैं जनरल बाजवा को बुलाऊंगा तो वो मैं यहाँ पे अपने वकला के ज़रिए इंश्योर कराने की कोशिश करूँगा कि उनके नुमाइंदे मौजूद हों, उनके सामने डोनाल्ड लू के उस साइफर के हवाले से बातचीत हो जो उन्होंने जनरल बाजवा को दिया, और वो जनरल बाजवा वज़ीर ख़ारजा और मेरे से बार बार उस पर जो है वो तमाम कार्रवाई कर रहे थे। किसी मौके पर आपको एहसास हुआ कि उनको ये एहसास है कि कितनी ये बेतुकी और गैर हकीकी ख्वाहिश का वो इज़हार करते हैं? कानूनी जंग है, अमरीकी रिप्रेजेंटेशन, डोनाल्ड लू की रिप्रेजेंटेशन, जनरल बाजवा को तो आप ला सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन उनका एहसास है, लेकिन एहसास लग रहा था या नहीं लग रहा? नहीं, उनके चेहरे से किसी भी जगह पे ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो जो ये बातें कर रहे हैं ये किसी स्टेज पर जाकर हकीकत के करीब आएंगी या हकीकत पर मबनी होंगी। वो उसी तरह जिस तरह उनका माजी में रवैया रहा है कि जो बात उनके ज़ुबान पे आ गई या उनके दिमाग में आ गई वो उसको एक दफ़ा फायर कर देते हैं, उसका रिएक्शन नहीं देखते, उसके नताइज को नहीं देखते। इसी तरह उन्होंने इस दफ़ा भी किया, और इस दफ़ा जो है वो बार बार ये बात दोहरा रहे थे। पहले उन्होंने जब दूसरी समाज जो मंडे वाली थी वो ख़त्म हुई तो उन्होंने पहले जज साहब के सामने जाके वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहे अपनी एहलिया और बहनों के पास और उनसे बात करते रहे, लेकिन जब जज साहब ने कहा कि हम पीर तक इसकी समाज मुलतवी करते हैं तो वो एकदम से उठे और उठ के डाइस पे चले गए, जो वकला का डाइस था। वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है और फल्दे जुर्म जो है वो आप मुझ पे आयद कर रहे हैं, दोबारा मुझे ये नकूल तकसीम की गई है, तो मैं अपने गवाहान में जनरल बाजवा को बुलाऊंगा। अब आप जब इस तमाम बयान को देखते हैं तो आपको इसमें से सबसे बड़ी खबर क्या नज़र आती है? क्या आप महसूस किया? मुझे इसमें जो अहम चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब इस ट्रायल से अब मुझे कुछ घबराहट में धमकी देते नज़र आ रहे हैं कि वो उन्हें ये समझ आ रही है कि वो इस केस में दिन ब दिन चूँकि इसका ट्रायल आगे अब बढ़ना शुरू हो गया, उन्होंने उनके वकला ने जितनी कोशिश की इस ट्रायल को रोकने की, डिले कराने की, वो उससे अब घबराहट का शिकार है कि अगर इलेक्शन से पहले इसका कोई रिज़ल्ट आ जाता है तो ये शायद उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचाए, उनके वर्कर्स को जो है वो डिसहार्ट कर दे और इससे इनका आइंदा जो इलेक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आखिर इस दीवार को टक्कर मारने वाली पॉलिसी का नतीजा क्या निकलेगा? फ़हद हुसैन हमें बता रहे हैं कि उनके ख्याल के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में तो मुझे रिजॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे तलत, और उसकी वजह यह है कि जो एक रप्चर आया है, जो हम May 9 की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा रप्चर था, लेकिन पहला रप्चर नहीं था। उससे पहले जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप का क्या रवैया था और किस तरीके हुआ। सो जो शुरुआत थी वही एक गलत तरीके से हुई, और उसके बाद वो बिल्ड होता रहा, जो बयानात आते रहे, और फिर वो जो पीटीआई की लीडरशिप जब अपने बयानियाँ बनाने के चक्कर में जिस तरीके की उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया था कि जी हमने अपने सियासी अपोनेंट्स की बजाय हमने अब इस्टेब्लिशमेंट को हिट करना है, तो वो जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक डायरेक्शन था वो बढ़ते बढ़ते जब May 9 के वॉल्केनो की तरफ फटा
तो मेरे ख्याल में अब उसके बाद उसके जो रिवर्बरेशंस हैं या उसका उस वॉल्केनो की जो ऐश है और लावा जो है वो अभी तक गिर रहा है, अभी तो ठंडा भी नहीं हुआ, तो टाइम लगेगा। हमने माजी में देखा है कि अमूमन पर्सनैलिटी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं। नवाज शरीफ मुशर्रफ, नवाज शरीफ बाजवा, भुट्टो ज़ियाउल हक, और जब वो पर्सनैलिटीज़ तब्दील होती हैं तो फिर एक नए स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो कहाँ पर पीटीआई ने गलती की कि एक नई क़यादत आ रही थी और उनके पास मौका भी था, लेकिन अब जो हालिया बयानात जेल से भी सामने आए हैं वो तो नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, वो तो 9 मई को लंदन प्लान के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसको आप कैसे असेस करते हैं कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है या गलती है, क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, उसके बाद से यके बाद दीगरे गलतियां होनी शुरू हुई। मेरे ख्याल में नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई जो थी वो बिल्कुल उनको समझ आ गई थी कि हम अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हैं। लेकिन उसके बाद जो उनको हवा मिली है, जो उन्होंने खान साहब जब बाहर आए और जिस तरीके से जलसे जुलूस हुए, तो वहाँ से उनकी गलतियों की जो मैग्नीट्यूड था वो बढ़ना शुरू हो गया। फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर जो पहले हमला आवर हुए, और उस टाइम उनको ये अंदाज़ा हो रहा था कि जी हम अगर जिस तरीके से हम एस्केलेट कर रहे हैं ये लड़ाई, और वो लड़ाई बिल्कुल एक तरफ थी, तो उससे अब हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो वो जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की टाइम आया, तो उस टाइम पीटीआई के अंदर ये एक मेरे ख्याल में एक सेल्फ डिफीटिंग एक रियलाइजेशन आ गई थी कि जी अब वी आर दी ओनली गेम इन टाउन। वहाँ से वो गलतियाँ होनी शुरू हुई, और वो जो उनका एक खुमार था वो May 9 को टूटा है। शख्सियात स्पेसिफिक मामलात हैं वो भी मौजूद हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का तरीक़ाकार यही है कि वो अपने मसाइल को शख्सियात का रंग देते हैं और उस फिर शख्सियत को उधेड़ते हैं। इट्स ईजियर टू पुट अ फेस टू अ कंट्रोवर्सी एंड देन पंच इनटू देम। तो अभी जो इशू है ये इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा या इदारों के इकट्ठ, वो वर्सेस पीटीआई आपको लग रहा है, या ये पर्सनैलिटी स्पेसिफिक है कि जी हम अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे, वो नहीं आ सका, अब ये आर्मी चीफ आ गया है तो इस वजह से हमारी इनके साथ लड़ाई है? देखिए ये बात आपकी ठीक है, एंड आई एग्री विथ योर फ्रेमिंग के पीटीआई ने हमेशा पर्सनैलिटी सेंटर्ड किस्म की पॉलिसी मेकिंग की। और आप उससे पहले भी अब देखिए, खान साहब खुद कहते थे कि जी मैं तो फौज में सिर्फ चंद लोगों को जानता हूँ, और वो उन्हीं से डील करते थे। और वो आपको याद होगा कि जब जेल में जाने से पहले जब उनको रिलीफ मिली थी खान साहब को, तो इधर अदालत में बैठे उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट जो लीडरशिप है उसके बारे में कि ही इज द वन। तो वो अगेन पिन पॉइंट करना पर्सनैलिटी की तरफ। और अभी जो उनका ताज़ा बयान आया है उसमें भी देखें कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर कि जी आर्मी इदारा अलग लेकिन वो अलग, तो ये जो अलग अलग करके लोगों की तरफ करते हैं, ये मेरे ख्याल में कॉन्स्टेंटली ये इदारे को मिसरीड कर रहे हैं। अच्छा, 9 मई हुआ मौजूदा फ़ौज की क़यादत के होते हुए, जनरल आसिम के होते हुए, जो लंदन प्लान है उसकी बातचीत वो जनरल बाजवा के साथ जोड़ते हैं। अब हालिया बयान के अंदर उन्होंने लंदन प्लान को और 9 मई को जोड़ दिया। सो इन अ वे वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर तो ये तसलसल है पुरानी पॉलिसियों का। इलेक्शन के अंदर जाएंगे, आपके ख्याल में कैंपेन शुरू होनी है, ये अच्छी इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन पाकिस्तान में होगा कि जी मैं मुसलसल एक जबर के तहत मैं तो सियासत कर रहा हूँ? देखिए मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही ना तलत वो ये कि पीटीआई की लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब वो स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी करनी है। अभी आखिरी जो बयान आया है जेल से खान साहब का, उसके बाद तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, बल्कि वो उसको और एस्केलेट कर रहे हैं। तो अब ये ऑल और नथिंग वाली गेम है, ये जुआ है। और इस वक्त जो अगर इलेक्शन फरवरी 8 को होने जा रहे हैं, ये जुआ मुझे चलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी स्टेक्स बहुत हाई हैं, अभी पीटीआई की पोजीशन बहुत कमज़ोर है, और अभी दूसरी तरफ जो रवैये हैं वो बहुत सख्त हैं। बिल्कुल आखिर में ये इंतखाबात कितने क्रूशल हैं? नंबर 1 पीटीआई के लिए, ये तमाम पस मंज़र ज़हन में रखते हुए, और इमरान खान के लिए बतौर लीडर? मेरे ख्याल में क्रूशल इसलिए हैं क्योंकि देखिए ये तो क्लियर है कि पीटीआई ने वापस पावर में नहीं आना। अब हम उसमें डिबेट कर सकते हैं कि जो कैसे होगा क्या नहीं होगा, वो विल सी, बट ये तो एक आउटकम क्लियर है। अब देखना यह है कि इस आउटकम को सामने रखते हुए पीटीआई क्या फैसले करती है। क्या उन्होंने अपने आप को इस सिस्टम का हिस्सा बनाना है और इन मुश्किलात को फेस करके कोशिशें करनी है कि लिव टू फाइट अनदर डे, या उन्होंने वो पॉलिसीज के तहत आगे चलना है जो अभी हमने 2 दिन पहले सुनी है। अगर तो वही हेड ऑन पे चलना है तो फिर मुझे जो है वो मामलात बड़ी गड़बड़ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, फ्लेक्सिबल हुए और कहा कि ठीक है जी बुरा वक्त है गुजारो, तो फिर लॉन्ग टर्म गेम में अगर गए तो फिर, और या उसको एक और तरीके से कहूँ तो जिस तरह आपका जो पैशन है कि अगर उन्होंने इसको 2020 की तरह खेला ना,
तो फिर इनके चांसेस बुरे हैं, लेकिन अगर टेस्ट की तरह खेला तो शायद चांसेस अभी तो लग रहा है उनको इतनी जल्दी है कि शायद वो T5 खेल रहे हैं, 5 ओवर के अंदर खत्म करना। इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितने क्रूशल हैं इंतखाबात इस जाविये से, कंसिडरिंग कि जो कुछ माजी में हुआ 2014? मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए आउटकम ऑर्डेन्ड है, लेकिन उस आउटकम तक पहुंचने के लिए अगर पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठ जाता है तो फिर बड़ा मसला होगा। मेरे ख्याल में देखें, ये पहली बार तो है नहीं कि इस तरह हम इस तरह के एक फेज से गुजर रहे हैं, और ये पहली बार भी नहीं है कि इलेक्शन और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे जो एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि क्योंकि एक तरफ तमाम सियासी लीडरशिप और एक तरफ सिर्फ एक जमात है, तो जब तमाम सियासी लीडरशिप इस इलेक्शन के साथ है तो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी हेल्प होगी, लेकिन उस इलेक्शन के नतीजे में आगे क्या होता है, मेरे ख्याल में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे आएगा। ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि ये खुदकुश हमला आवर वाली कैफियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विज़ावी इस्टेब्लिशमेंट कैसे अपना ली है। अकबर एस बाबर से ज़्यादा कौन बेहतर तरीके से जानेगा कि ये नफ्सियात क्या है। बहुत शुक्रिया जी। तो ये बताइएगा कि ये जो नफ्सियात है जो जमात की क़यादत ने अपना ली है कि हमने हर हाल में उसी रास्ते पे चलना है जो ज़ाहिरन तबाही का रास्ता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आप तो पार्टी के फाउंडर्स में से हैं। हाउ डू एक्सप्लेन दिस साइकी? जहाँ तक इनकी साइकी का ताल्लुक है, देखिए एक लंबी हिस्ट्री है, उसमें एक पर्सनल साइकी भी है। समबडी जो एक शख्स जिसको सारी उम्र पैंडर किया गया और उसके साथ लाड किया गया, फिर उसके बाद जब सिस्टम ने उसको ओन किया तो वो तो लाड हदों से पार कर गया ना, कि जो वो करना चाहे वो करता था, और उस प्रोसेस में वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो गया। उसने ना दोस्त को देखा, ना मोहसिन को देखा, ना नज़रिए को देखा, ना निज़ाम को देखा, ना जमहूरियत को देखा, ना पार्लियामेंट को देखा, ना अपोजिशन को देखा। तो और वो चीज़ आगे बढ़ती गई और कोई रुकावट नहीं बनी। अब जिस स्टेज पे ये आगे है तो मेरे ख्याल में वो उस साइकी से निकल रही नहीं है कि ज़िंदगी में हालात बदलते हैं, आपने एडजस्ट करना होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। आपने इस जिद अना पे नहीं रहना कि मैं लाडला था, मुझे दोबारा लाडला बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सुसाइडल, नॉट ओनली अपने लिए, पार्टी के लिए, बल्कि हमारे सिस्टम के लिए भी। अब आप देखिए, उसके बाद से लेके जब तक ये इक़्तिदार में थे तो उसमें मीडिया का भी हमारा रोल है, घंटों घंटों लाइव कवरेज, जो कह रहे हैं बोल रहे हैं, तो जाहिर है इंप्रेशनेबल माइंड्स पे असर तो होता है, तो एक कल्ट फॉलोइंग बन गई। अब उस जो कंस्ट्रक्शन की गई उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इलेक्शन का मौका है और सियासत जो है इट इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, और हमने पाकिस्तान की सियासत क्या दुनिया भर की सियासत के अंदर देखा है कि आपको रास्ते निकालने होते हैं। लेकिन इस वक्त जिस नफ्सियात का सामना है या जिस नफ्सियात ने पार्टी की सियासत को यरगमाल बना लिया है, वो आपको तब्दील होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि अब एक शख्स है वो डयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है और वहाँ से वो बयान जारी करता है जिसके अंदर वो लंदन प्लान को 9 मई के साथ जोड़ता है और फिर दोबारा डोनाल्ड लू की तरफ जाता है और फिर वो समझता है कि उसने बड़ा बयान दिया। अगर आप उसको प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के ज़ुमरे में देखें तो उसकी असेसमेंट आपकी क्या होगी? देखिए, बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैसेजिंग ये कर रहा है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि मुझे दोबारा ओन करो इस्टेब्लिशमेंट को। आज अगर इसको दोबारा ओन किया गया तो ये सारा नैरेटिव कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, और ये जो इसके कल्ट फॉलोअर्स जो कहेंगे देखो कितनी हिकमत की, वो जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वो सिविल सुप्रीमेसी, वो सारे डेमोक्रेसी, वो सारे इदारे, वो सब इधर दोबारा से सियासी तौर पर गोद में लेने तो इमरान खान को कोई मसला नहीं होगा, अपना बयानिया बदल कोई नहीं, वो सिर्फ इक़्तिदार की साथ। देखिए, तो ये नफ्सियात तो तब्दील होने की नहीं है जिस तरह आपने बताया। अगर तब्दील होने की नहीं है तो जमात के पास ये मौका था इंटर पार्टी इंतखाबात में कि मुदब्बर क़यादत को सामने लेके आए, या एक आप जमहूरी अंदाज से इंतखाबात करवाएं, उसमें से जो भी सामने आता पार्टी उसके हवाले कर दें। वो रास्ता भी उन्होंने चूज़ नहीं किया, लिहाजा आप इलेक्शन कमीशन के सामने ये मामला वहाँ पर ज़ेर तहकीकात है। तो ये नफ्सियात तब्दील नहीं हुई तो आने वाले इंतखाबात में क्या होगा जमात के साथ और क्या होगा इसके? देखिए, जमात के तो हालात बहुत मखदूश है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि जिस तरह इन्होंने इंतखाबी निशान को ख़तरे में डाला बल्ला, और बल्ला लेने में मेरी भी काविशें थी अगस्त 2002 में, और अब मैंने जो ये कंप्लेंट फाइल की उस पर मुझ पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं तरह तरह के, तो इनके पास 1.5-2 साल था, एक ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा देते ना। अब
इलेक्शन कमीशन ने जब ऑर्डर में लिखा कि अगर आपने फिर शफाफ इलेक्शन नहीं कराया तो ये बल्ला जो है आपसे ले लिया जाएगा, तो उन्होंने ऑर्डर में लिखा है। अब उसमें मैं दरमियान में इसलिए कूदा कि मैंने कहा कि नहीं, अभी भी एक मौका देते हैं। मेरी तरफ से ये कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करूं कि ये जो फार्स किया इन्होंने इसको नल एंड वॉइड करें और उसके बाद फ्रेश इनको इलेक्शंस का डायरेक्शन दें। इस दफ़ा फ़र्क किया है कि आप मॉनिटर्स इंडिपेंडेंट लगाएं और साथ मैंने ये उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये कवानीन तमाम जमातों पे लागू करें। जब तक हम इस मरहले से नहीं गुजरेंगे कि सियासी जमातों को शख्सी और ख़ानदानों से आज़ाद नहीं कराएंगे, वो एक क्रेडिबल लीडरशिप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ महज एक सीढ़ी है इक़्तिदार की, और ये इक़्तिदार की जंग है। जैसा आज इमरान जो लड़ रहा है वो इक़्तिदार के लिए, वो हकूक़ के लिए नहीं है। अगर उसको अपने वर्करों का ख्याल होता जो उनके उसके लिए मार खाते हैं, सड़कों पे आते हैं, जेलों में जाते हैं, उसके ख़ानदानों के पे तबाही बर्बादी होती है, आप अब उन पे भरोसा क्यों नहीं करते? आप इलेक्टोरल कॉलेज छोटा कर सकते हैं लेकिन एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तो कर सकते हैं। वो तो नहीं करने का, तो व्हाट आर वी लुकिंग एट, मतलब मुस्तकबिल को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मुझे तो लगता है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे तो खतरात ऐसे हैं कि पीटीआई के लिए तो खैर अल्लाह बचाए को ग्रीक ट्रेजेडी ना हो जाए, क्योंकि जिस रास्ते पे जिस हद तक जा गए उनके अंदर ये सेंस ही नहीं आ रहा कि द पास्ट वॉज अनदर वर्ल्ड। वो जो गुजरा है ना, वो जो लाड प्यार का वो जो माहौल गुजरा है जिसमें आप लाडले थे, और प्रॉब्ली उसमें चाइल्डहुड लाइवलीहुड वो भी सामने आती है कि अकलौता वो तो ऑब्वियसली इंसान, मैं भी एक लिहाज से अपनी फैमिली का लाडला होता था, तो लाडला को ज़रा पैम्पर किया जाता है, तो वो अब नहीं है, वो चेंज हो गया है। और यहाँ बड़े बड़े जो हैं फिर वो रास्ते में रुकावट नहीं बनते। तो समझें इसको रैशनलाइज करें और एक प्रूडेंट और सेंसिबल रास्ता इख्तियार करें। ये जो रास्ता चल रहे हैं, जैसा कल परसों जो मीडिया के सामने बातें की हैं, बड़ी खौफनाक है। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी निकले, देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मामलात हैं वो किस तरफ जाते हैं। इमरान खान सिर्फ उसी सूरत में अब ताकत में वापस आ सकते हैं अगर वो इस्टेब्लिशमेंट को तोड़कर अपनी पसंद की इस्टेब्लिशमेंट बना पाएँ। अगर ऐसा हुआ तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी तबाहकुन होगा और मुल्क के लिए भी। बहरहाल देखते हैं कि दोनों की मोहब्बत का आखिरी चैप्टर कैसे लिखा जाता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।